नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। तो बजट आ गया है, सबको पता ही होगा, सबने देख लिया होगा। लेकिन क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? बजट क्या है, क्या होता है, संविधान में किस प्रकार से दिया गया है, क्या क्या वर्णन दिया गया है, मतलब बजट की A to Z पूरी कहानी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, क्या है ना कि एग्जाम, अब देखो 2023 से 24 का पूरे वित्तीय वर्ष का बजट आया हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हम पॉइंट देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद पूरा एकदम खरा तैयार किया, पूरा एक नॉलेज जो मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करी। अब यहाँ से क्या है ना कि अगर ये पढ़ ले तो मुझे लगता है 99% की कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से शुरू करेंगे, इनको देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि देखो बजट क्या है ना कि बजट से क्वेश्चन बनते ही बनता है कि अब ये आ गया है। अब बजट में क्या होता है कि सरकार के सारे काम, कि सरकार के क्या काम रहे हैं, क्या काम किए हैं सरकार ने, तो सरकार से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सारे बजट में दिए होते हैं। तो जितने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो हम देखने वाले हैं। तो ध्यान रखो, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बाकायदा समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी बनाने में, पूरी चीज़ों को पढ़ने में। और मेरी कोशिश ये है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। चलो जल्दी शुरू करते हैं। आज हम डालने वाले हैं बजट के बारे में, पढ़ने वाले हैं। तो बजट आपका आया है 2023 से लेकर 2024। ये सरकार का आखिरी बजट है, मतलब मोदी गवर्नमेंट का जो ये लास्ट बजट है। अगले साल जो, क्योंकि चुनाव है तो अगले साल बजट आएगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आएगा। वो आप मतलब कह सकते हो कि नॉर्मल बजट बनेगा, क्योंकि नई सरकार का गठन होना है। तो हो सकता है नई सरकार बने तो अपनी तरीके से काम करेगी। तो यही इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और देखते हैं, चलो, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इससे कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, तो देखो इसको लगातार देखते रहो। तो सबसे पहले हम बजट के बारे में देखते हैं कि बजट क्या, संविधान में बजट का प्रावधान दिया गया है क्या? इस वर्ड का उल्लेख दिया गया है कि संविधान में कि बजट शब्द का? तो बिल्कुल नहीं, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन आर्टिकल 112 के तहत किसका उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ध्यान रखना कि संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। एक शब्द का उल्लेख है जो आर्टिकल 112 में दिया गया है, जिसे बोला गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। तो उसको ही हम बजट बोलते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है कि पूरे वर्ष का जो वित्तीय विवरण है वो लेके आओ। अब जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उनसे संबंधित जो है वो प्रावधान किसमें दिए गए? बजट से संबंधित जो आर्थिक प्रावधान है वो आपके आर्टिकल 112 से लेकर 117 में दिए गए हैं। इनको ध्यान रखेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो हम पढ़ने वाले हैं कि बजट, भारत का पहला बजट। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भारत का जो पहला बजट है ये किसने पेश किया था? तो भारत का पहला बजट आपका पेश हुआ था 1860 में। कब पेश हुआ था? 1860 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। ध्यान रखिए, उस समय तो हम गुलाम थे। हम क्या थे? गुलाम थे। अच्छा, जेम्स विल्सन जो थे ये कहाँ के थे? ये थे आपके स्वीडन के। तो स्वीडन के ये अर्थशास्त्री थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इन्होंने बजट पेश किया था। तो भारत का पहला बजट कब आया था? तो 1860 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, किसके द्वारा लाया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। और अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया था आपका 26 नवंबर 1947 को। अब 26 नवंबर 1947 को आया था, लेकिन लाया कौन था? तो ये लाया गया था आपका, भारत के उस समय वित्त मंत्री थे मुखम शेट्टी। ठीक है, तो मुखम शेट्टी के द्वारा ये लाया गया था। तो तीन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिए कि किसमें वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, बजट को किसमें विवरण दिया है आर्टिकल 112 में। पहला भारत का जो बजट था वो कब पारित हुआ था? 1860 में पारित हुआ था। किसने पारित किया था? तो जेम्स विल्सन, स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उन्होंने पारित किया था। आगे बात करते हैं कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था जिसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था? तो ये थे मुखम शेट्टी। ठीक है, कब किया था? 26 नवंबर 1947 को। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हमको ध्यान रखना इस चीज को। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से बनाते हैं, वो बोलेंगे भारत में अभी तक किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, एग्जाम को फोड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश करने वाले थे वो थे मोरारजी देसाई साहब। तो मोरारजी देसाई साहब थे, इन्होंने कितनी बार बजट पेश किया था? तो 10 बार। उसके बाद कौन थे? चिदम्बरम साहब, पी चिदम्बरम, इन्होंने किया था 9 बार। उसके बाद कौन थे? उसके बाद थे आपके प्रणब मुखर्जी साहब, इन्होंने कितनी बार किया था? 8 बार। इसके बाद कौन थे? यशवंत सिन्हा जी, इन्होंने कितनी बार किया था? इन्होंने भी 8 बार। और उसके बाद हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे, कौन थे? मनमोहन सिंह जी। बड़े ही
ज्ञानी पुरुष है ये मनमोहन सिंह, लेकिन परिस्थिति बस क्या हो गया ना कि इनकी छवि को ही अलग कर दी गई है। ठीक है, तो ये कितनी बार बने थे? तो इन्होंने 6 बार पेश किया था। तो ध्यान रखेंगे टॉप 5 मैंने बता दिए हैं कि चिदम्बरम साहब ने 9 बार पेश किया था, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने किया था 8 बार, और मनमोहन सिंह ने कितनी बार किया था? ये किया था आपका 6 बार। तो इस समय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, तो निर्मला सीतारमण जी का इस बार का कौन सा वाला बजट था, कौन सा बजट इन्होंने पेश किया है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पॉइंट। तो ध्यान रखो, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको जीरो से बिल्कुल सारी चीजें बताई जाए, तो ध्यान से बस सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है। इनको 2-3 बार देख लो वीडियो, पूरे साल के लिए फुर्सत हो जाओगे। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो है, जीरो से एकदम शुरू कर रहे हैं, लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा नोट करते जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बजट की, कि बजट कितना पेश किया गया है। अब बजट आया कितना है, तो बजट कितना बना है 2023-24 के लिए? तो ये बना है आपका 10 लाख करोड़ का। बहुत लंबा बजट है भाई साहब, 10 लाख करोड़ का। तो 10 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया है, अभी तक का सबसे बड़ा बजट 10 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। अब पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 33% की बढ़ोतरी हुई है। इस चीज को ध्यान रखना है, 33%। पिछले वर्ष की तुलना में 33% बजट बढ़ा है। अगर हम बात कर लेते हैं पिछले बजट की, तो ध्यान रखना कि 2022 से लेकर 2023 का जो बजट था वो 7.5 लाख करोड़ था। 2000 से 21 से लेकर आपका 22 का था, वो था आपका 5.4 लाख करोड़ का, और 2020 से लेकर आपका 21 का था 4.39 लाख करोड़। तो ये डेटा है, ये ध्यान रखो, इसको भी ध्यान रखना है कि पिछले साल का बजट कितना था, तो 7.5 लाख करोड़। इस बार कितना है? तो 10 लाख करोड़। तो सीधा सीधा कितना परसेंट का इजाफा हो रहा है? 33%। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं कि कितना परसेंट का इजाफा हुआ है, कितना बजट बढ़ा हुआ है। तो ये तो 100% ये चीज ध्यान रखना है किसी भी एग्जाम में, और आने वाले एग्जामों में हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 2022-23 में कितना रहा है? 7.5 लाख करोड़। 2021-22 में कितना रहा है? तो 5.4 लाख करोड़। और 2020-21 में कितना रहा? तो 4.39 लाख करोड़। तो ये सारे बजट थे, इनको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सरकार ने कितने क्षेत्र में जो प्रायोरिटी है, इस बार के बजट में सरकार ने कितने क्षेत्र को प्रायोरिटी दी है, तो कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। तो अगर प्राथमिकता की बात करते हैं तो कितने क्षेत्रों को दी है? तो 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इसको ध्यान रखिए कि सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। अब ये 7 क्षेत्र है कौन कौन से, इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। दूसरा है आपका अनलीजिंग द पोटेंशियल, मतलब क्षमताओं को निखारिए, क्षमताओं को निखारिए। तीसरा पॉइंट है आपका फाइनेंस सेक्टर, और जो लिखना चाह रहे हैं वो लिखते जाएं। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर। अगला पॉइंट है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है यूथ पावर का यूज करना, यूथ पावर। नेक्स्ट पॉइंट रहा है आपका ग्रीन ग्रोथ। सबसे ज्यादा सरकार ने इस पर जोर दिया है, ग्रीन ग्रोथ को लेकर सरकार ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। लास्ट है रीचिंग द लास्ट माइल। तो ये जो 7 प्रायोरिटीज हैं, तो सरकार ने 7 प्रायोरिटीज के ऊपर बजट बनाया हुआ है कि इस बार के बजट में हमें कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी है, किस पर फोकस करना है। तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने बोला कि सबसे ज्यादा हम इंफ्रा पर जोर देने वाले हैं। अब देखो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो नौकरियां आएंगी। अब नौकरियां आएंगी, लोग काम करेंगे उसमें, तो क्या हुआ? देश डेवलपमेंट। तो देखो, जहां जिस भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तो वो देश हमेशा क्या बढ़ता है, उसकी इकोनॉमी हमेशा बूस्ट करती रहती है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट लाना। अब इन्वेस्टमेंट कैसे लाना है कि बाहरी जो कंपनियां हैं उनको भारत में आने के लिए मोटिवेट करना, और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करना कि आप भारत में आइए। अब वो कैसे प्रोत्साहित करते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें हम अपनी रैंक अच्छी करके उसके हिसाब से अपने काम करके, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट लाना सरकार का पहला उद्देश्य है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत करना है। अगला हमने बोला अनलीशिंग का पोटेंशियल, तो क्षमताओं को निखारना। तो भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताओं से भरी मतलब विविधताएं हैं, और हर एक इंसान में किसी कोई ना कोई पोटेंशियल है। अब बहुत सारे कारण होते हैं कि लोग आगे नहीं आ पाते, तो उनकी जो क्षमताएं हैं उनको निखार के बाहर लाना, ऐसा सरकार ने बोला है। तीसरा है कि फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना, फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना, और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस देना, जो जरूरतमंद है उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना, और फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती प्रदान करना, ये सरकार ने उद्देश्य रखा है। अगला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या मतलब क्या होता है कि देखो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या फैक्टर होते हैं, जैसे एजुकेशन, क्या हो गया आपकी एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, तो इन सब के ऊपर ध्यान देना। तो एजुकेशन के मामले में सरकार ने बहुत सारे काम किए, हेल्थ के ऊपर में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, तो इनके लेकर अभी हम अंदर बात करने वाले हैं। आगे यूथ पावर। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 60+
परसेंट जो जनसंख्या है वो यूथ ही है। और जिस देश में इतना ज्यादा यूथ हो वो देश तो कहाँ से कहाँ, मतलब समझ जाओ कि क्रांति लाने वाला देश है। जिस देश में इतने ज्यादा जवान बच्चे घूम रहे हैं तो उनकी यूथ पावर का यूज करना ये सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। और सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किया ग्रीन ग्रोथ के ऊपर। अगला पॉइंट है कि ग्रीन ग्रोथ के ऊपर इनका फोकस रहा है कि हमें किसी भी तरह से क्या करना है, हमें किसी भी प्रकार से ग्रीन ग्रोथ, मतलब अगर हमें डेवलपमेंट करना है, हम डेवलपमेंट भी करेंगे लेकिन किसके साथ करेंगे, पर्यावरण के साथ। पर्यावरण हितैषी होना है, पर्यावरण के खिलाफ नहीं जाना है। तो ग्रीन ग्रोथ के ऊपर भी फोकस है। अगला है रीचिंग द लास्ट माइल। अब लास्ट मतलब अंतिम पथ तक पहुंचना है, इनका उद्देश्य है कि सारे कामों में अंतिम पथ तक पहुंचना है, ऐसा है। तो 7 पोटेंशियल, 7 प्राथमिकता इनकी प्रायोरिटी रही है कि कितने क्षेत्रों में सरकार ने बोला है कि हम प्राथमिकता देंगे। तो ये उनके 7 क्षेत्र हैं कि हम 7 क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, प्राथमिकता देने वाले हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। तो बजट हमने बात कर ली 10 लाख करोड़ है, 22 में कितना रहा, 23 में कितना रहा, 21-22 में कितना रहा, 20-21 में, और कितने क्षेत्र में प्राथमिकता। डायरेक्ट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कितने क्षेत्र में सरकार प्राथमिकता दे रही है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, हम हटाते हैं इसको, मुझे आगे बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए नोट करते जाओ जल्दी, जिनको नोट करना है, वरना जो वीडियो देखना चाह रहे हैं वीडियो देखते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, देखो किसी भी देश में डेवलपमेंट करना है आपको, मतलब आपका अपना डेवलपमेंट करना है, तो क्या करना है कि हमें दूसरा पॉइंट होता है जो एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी इंपॉर्टेंट होता है, राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, ध्यान समझना है इसको। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है कि हमें कितने से कम अपना घाटा रखना है। जैसे कि मान लो अगर मैं कमा रहा हूं 20 रुपए और खर्च कर रहा हूं 25 रुपए, तो ये क्या है, ये मेरा राजकोषीय घाटा है ना, कि अगली बार जब मैं 25 मेरे खर्च हो रहे हैं, तो इस साल इस महीने मैंने 20 रुपए मेरी इनकम थी, मैंने 25 खर्च कर दिए, तो 5 रुपए का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ गया। अगले महीने फिर मेरा 25 रुपए खर्चा है, लेकिन 5 इस महीने का बचा हुआ है, तो फिर मेरा 10 चढ़ गया। तो इस तरीके से आपका ब्याज मतलब कर्जा बढ़ता रहता है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, यही सरकार काम कौन करता है, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने वो कितना रखा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा है 5.9%, कि 5.9% लाना है किस वित्तीय वर्ष के लिए, 2023 और 24 के लिए। 2023-24 के लिए जो वित्तीय घाटा है उसको घटाकर 5.9% लाना है। अगर बात करें कि इस समय कितना है, तो इस समय अगर वित्तीय घाटा अगर हम बात करें ये कितना है, तो ये आपका 6.4%, कितना है 6.4%। इस समय सरकार का वित्तीय घाटा है 6.4%, लाना कितना है 5.9%। और सरकार ने राज्यों के लिए बोला है, क्या बोला है, राज्यों के लिए बोला है कि आप 3.5% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा नहीं कर सकते हैं, ये सरकार ने तय किया है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि सरकार ने टारगेट भी बनाया है कि हम 2025-26 तक इस जो घाटा है इसको कम करके कितना कर देंगे, 4.5% कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजकोषीय घाटा 2022-23 के लिए सरकार कितना करेगी, 5.9%। देखो अब सरकार किस तरीके से करती है, सरकार ने लक्ष्य तय कर लिए, क्योंकि इस समय राजकोषीय घाटा है 6.4%, मतलब हमारे पास 6.5 रुपए का कर्जा है। सरकार बोली इसको हम कम करके कितना कर देंगे, 5.9 कर देंगे। अब देखते हैं, सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे काम भी हैं, लेकिन सरकार दृढ़ता के साथ अपना काम कर रही है। तो ये तो लास्ट में ही पता चलेगा कि क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। तो इस समय कितना है 6.4, करना कितना है 5.9, 2023-24 का टारगेट है। राज्यों के लिए क्या बोला है कि 3.5% आपका राजकोषीय घाटा होना चाहिए, और टारगेट रखा गया है 2025-26 तक कि हम इसको घटाकर कितना कर देंगे, 4.5। लेकिन अगर देखा जाए कि सही लिहाज से जो राजकोषीय घाटा है, जो उत्तम राजकोषीय घाटा होता है कि मतलब इतना ज्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए, वो कितना होता है, तो 3.5% होता है। कितना होता है, 3.5% से कम। जिस भी देश का 3.5% से कम उसका राजकोषीय घाटा होता है, तो वो कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से डेवलप करते हैं। तो ज्यादा कर्जा होना भी जरूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। तो राजकोषीय घाटा बाकायदा इसको नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। तो सारे के सारे मेरी बहुत ज्यादा मेहनत इसमें लगी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया है। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद मैंने पूरा का पूरा सार एकदम मतलब समझ लो पूरा खर्रा तैयार है। यहां से अलग कोई भी पेपर में क्वेश्चन आने ही वाला नहीं है। वो 99% तो नहीं आएगा, 1% वाली है, चूक हो जाती है, इंसानी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजकोषीय घाटा हमने पढ़ लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डाला है लोगों ने बजट में। अब बजट में ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एनपीए। अब एनपीए क्या होता है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब सरकार ने इसके बारे में बताया कि व्हाट इज एनपीए। तो एनपीए होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसका मतलब क्या होता है, अब ये बैंक सेक्टर के लिए काफी वर्ड यूज होता है कि मान लीजिए मैंने कोई एक्स व्यक्ति है, मैं ही हूं, चलो, तो मैं क्या करता हूं, बैंक से लोन लेता हूं। मैंने बैंक से लोन लिया, अब किसी कारणवश मैंने लोन नहीं चुका पाया, तो जब लोन नहीं चुका पाया तो वो एक किस्त, 2 किस्त बाद अगर 3 किस्त लगातार हो जाती है, डिफॉल्टर हो गया, तो वो एनपीए में चला गया। अब एनपीए का मतलब है कि वो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा।
अब बैंक में तो पैसा देखो, बैंक खुद का पैसा तो जनरेट करती नहीं है, बैंक किसी का पैसा लेके किसी को थमा देती है। तो इसी तरीके से अगर वो बैंक के पास जो लोन दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैंकों के ऊपर बर्डन आ जाता है, और जब बर्डन आ जाता है तो बैंक इसी कारण से डूब जाती है। बहुत सारी बैंकों के साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा हो चुका है, तो इन सबसे निपटने के लिए भी सरकार ने बैड बैंक बनाए हैं, बैड बैंक का निर्माण किया। बैड बैंक का मतलब ये है कि वो नीलामी करते हैं, पैसे की वसूली करते हैं। तो बैड बैंक के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो इसके इलाज के लिए उन्होंने बैड बैंक बना रखे हैं। लेकिन सरकार ने डेटा दिया है कि एनपीए जो है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें भी कमी आई है। जो एनपीए पहले आपका हुआ करता था 8.2 लाख करोड़, वो अब घटकर कितना रह गया है, 5 लाख करोड़। तो बहुत ज्यादा कमी आई है, ठीक है। तो लगभग आपका 3.2 लाख करोड़ कम हुआ है। तो मतलब इतनी बड़ी मात्रा में पैसा एनपीए हमारा कम हुआ है। तो एनपीए अगर कम हो रहा है तो इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती मिलेगी, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे, और छोटे से छोटे और लोअर तबके तक क्या होगा कि बैंकों का लोन पहुंच पाएगा, ऋण पहुंच पाएगा, जिससे वो लाभान्वित हो पाएंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना कि एनपीए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बजट वगैरह में, और एनपीए फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये एनपीए के बारे में सरकार ने पूरी खबर दी है। आगे हम बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि भारत जो है ना, भारत ग्रो करेगा 2023 और 2024 में। भारत की जो इकोनॉमी है वो लगभग 7% है। जब पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, रिसेशन में गई, तब भी भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। और आज के समय जो 2023 और 24 में सरकार ने बोला है कि 7% की दर से हम क्या करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है कि हम 7% की दर से क्या करने वाले हैं, हम डेवलप करने वाले हैं। अगला सरकार ने इसमें बताया है कि देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें इनको ध्यान रखना है कि भारत जो है ना दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। तो कौन से नंबर की इकोनॉमी बन गया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखना है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड भारत हो गया है, ऐसा सरकार ने डेटा में बताया पूरी तरीके से। तो जो टारगेट है वो 7% है, और इकोनॉमी कौन से बन गए, हम 5% बन गए। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं, चलो ये लिख देते हैं। अब देखो, एक चीज जो आम नागरिक के लिए बड़ी खुशहाली लेकर आती है वो है टैक्स। टैक्स किसका, पर्सनल टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, पहले आपका 5 लाख था, 5 लाख से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है, 7 लाख। तो पहले जो इनकम टैक्स 5 लाख पर ही लगता था, अब वो बढ़ाकर कितने लाख हो गया है, 7 लाख हो गया है। तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए थोड़ा आशा की किरण जगाती है कि कम से कम थोड़ा पैसा बचेगा, सेविंग्स होगी। तो यही चीज है कि इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। अब अगर हम सरचार्ज की बात करते हैं तो सरचार्ज थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट हुआ है। सरचार्ज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, मतलब जो ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके ऊपर सरचार्ज ऐड होता है। तो सरचार्ज की अगर बात करें तो सरकार ने बोला कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ जो कमाता है उसके ऊपर आपका 10% लगेगा। 1 करोड़ से लेकर आपका 2 करोड़ कमाता है तो उसके ऊपर 15% लगेगा, और 2 करोड़ से लेकर आपका 5 करोड़ कमाता है उसके ऊपर भी 15% ही रहेगा। लेकिन 5 करोड़ से जो प्लस कमाता है उसके ऊपर आपका ये सरचार्ज कितना हो जाएगा, 25%। अब पहले कितना था, ये ध्यान रखना है कि पहले कितना था, तो पहले था ये 37%। तो इस तरीके से सरचार्ज भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बताइए कि सरचार्ज कितनी कमाई पर एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, कम किया गया है। तो जो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ कमाते हैं उनके ऊपर कितना है, 10%। जो 1 करोड़ से 2 करोड़ कमाते हैं 15%, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ वालों के ऊपर 15%, और 5 करोड़ से प्लस वालों के ऊपर 25% का सरचार्ज लगेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। पर्सनल इनकम के बारे में हमने बता दिया कि 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पूरा एकदम बहुत टाइम की मेहनत है। बहुत सारा एनालाइज करने के बाद, बहुत सारा पढ़ने के बाद ये सारा डेटा आया है। तो ध्यान रखो, इसको नोट करते जाओ, और बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सरकार बजट ले आएगी, सारी चीजें हैं, लेकिन पैसा आएगा कहां से, ठीक है। पैसा आएगा कहां से, ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि पैसा आएगा कहां से, इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो सरकार ने इसका भी ब्यौरा दिया है बकायदा कि भाई साहब हम पैसे कहां से लाएंगे, हम पूरा डेटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं सरकार क्या बोली है। तो सरकार ने बोला है कि देखो हम पैसा कहां से लाएंगे, तो देखते हैं कितना पैसा। मान लीजिए 100 पैसा, 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से कौन सा पैसा कितना आएगा। तो सरकार ने बोला है कि हम इनकम टैक्स से कितना, इनकम टैक्स से हम लाने वाले हैं, कितना परसेंट लाएंगे, 15%, ठीक है। इसी को ध्यान रखना, इनकम टैक्स है। आगे हमने बोला कि यूनियन एक्साइज टैक्स से कितना लाएंगे, ये लाएंगे हम 7%, ठीक है। आगे है कि कॉर्पोरेट टैक्स से हम कितना लेने वाले हैं, ये सरकार ने बोला 15%। कम है थोड़ा सा, कॉर्पोरेट घराने पे तो और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। आगे बात की सरकार ने कि जीएसटी और अदर टैक्सेस ये लेकर आएंगे 17%। अगला है कस्टम ड्यूटी से लेकर आएंगे 4%। अगला
नॉन डेप्ट कैपिटल से लेके आएंगे 2% के आसपास, ठीक है। नॉन डेप्ट रिसिप्ट से लेकर आएंगे 6% और बोरो करेंगे बोरो एंड अदर लायबिलिटीज, से लेकर आएंगे सबसे ज्यादा 34%। तो ये देखने वाली बात है। सरकार बोली हम 100 रुपए लाएंगे, अब 100 रुपए लाएंगे हम कहां से लाएंगे, तो बिल्कुल 100 रुपए देखते हैं कि हम 100 रुपए में से कहां से लेके आएंगे हम 100 रुपए। तो सरकार ने बोला कि हम 15 रुपए कहां से लेके आएंगे, इनकम टैक्स से। इसको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स से कितना लाएंगे 15%, यूनियन एक्साइज टैक्स से हम कितना लेके आएंगे तो 7% लेकर आएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स से हम कितना लेकर आएंगे तो 15% लाएंगे, जीएसटी और अदर टैक्सेस से 17% हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। कस्टम से कितना लेने वाले हैं 4% और नॉन डेप्ट कैपिटल से कितना लेने वाले 2% और नॉन डेप्ट रिसिप्ट से कितना लेने वाले 6% और सबसे ज्यादा जो है वो उधार वगैरह अदर लायबिलिटी से लेने वाले 44%। तो सरकार का कहना है कि हम पैसा यहां से इकट्ठा करने वाले हैं। सारे मैंने पॉइंट दे रखे हैं, एग्जाम में हो सकता है यहां से बना दें कि बताइए सरकार इनकम टैक्स से कितना पैसा इकट्ठा करने वाली है, आपके कस्टम से कितना पैसा इकट्ठे करने वाली है, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना पैसा इकट्ठे करने वाली है। तो मेरा पूरा प्रयास है, इसको लगातार देखो, इसको लगातार रिविजन करो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ये है पैसा। तो क्या बोलते हैं, क्या पैसा, तो पैसा। तो भैया पैसा कहां से आ रहा है, कहां से आएगा, तो पैसा यहां से आएगा। तो ये सारा रहा 100 रुपए मान लेते हैं तो 5 रुपए 34 रुपए 15 रुपए 7 रुपए 2 रुपए 6 रुपए, तो यहां से सब सारा पैसा आने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, कुछ भी कर लो, नोट कर लो, हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो होगी कि पैसा कहां से आएगा। अब पैसा कहां से आएगा हमने ये समझ लिया है, लेकिन पैसा कैसे खर्च किया जाएगा। तो सरकार ने बोला है कि हम टैक्स से पैसा कलेक्ट करेंगे। अब एक चीज समझना है, इसको ध्यान समझना, टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होगा वो कितना होगा, लगभग 26.3 लाख करोड़, ठीक है। सरकार ने बोला कि 26.3 लाख करोड़ हम टैक्स लेंगे और बोरो जो हम उधार लेंगे वगैरह वो कितना लेने वाले हैं 18.7 लाख करोड़। तो इस पॉइंट को समझना है, सरकार ने बोला है कि हम टैक्स से कलेक्ट करने वाले हैं 26.3 लाख करोड़, हम बोरो करने वाले हैं 18.7 लाख करोड़। अब हमने पैसा कर लिया तो लगभग कितना पैसा बन रहा है, 7 3 10 8 14 15, मतलब लगभग 45 लाख करोड़। अब ये टोटल बन रहा है 45 लाख करोड़ रुपए, ऐसा सरकार ने बोला है कि हम इतना पैसा यहां से इकट्ठा करेंगे, इतना पैसा यहां से इकट्ठा करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि हम इकट्ठा तो करेंगे, लेकिन इसको खर्चा कहां करेंगे। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ना भैया, ला तो रहे हो लेकिन खर्च क्या कर रहे हो। ये जो पॉइंट अगला आने वाला है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को समझना कि सरकार ने बोला है कि हम खर्चा करेंगे रेवेन्यू, ठीक है, एक्सपेंडिचर पर। अब यही से सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना खर्च करने वाले, सबसे पहले ये देख लो, सरकार ने बोला है कि हम 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं भाई साहब। अब यहाँ तो लाख करोड़ तो ऐसे चल रहा है जैसे पता नहीं घर में पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन सरकार ने बोला है कि हम 35 लाख करोड़ यहाँ पे खर्च करने वाले हैं। अब व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है ये समझना है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, सिंपल में समझो कि जो पैसा सैलरी वगैरह में दिया जाता है, स्कीम्स में खर्च होता है, सब्सिडी में खर्च होता है, पेंशन में खर्च होता है, वो सारा किसमें आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इस पैसे का कोई प्रॉपर वैसे यूटिलाइजेशन नहीं होगा, कोई वैसा यूज नहीं होगा जिसमें देश प्रगति करे। अब यहीं पर एक चीज समझो, उन्होंने बोला है कि इतनी चीज से हम 45 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम 35 लाख करोड़ खर्च कर देंगे। मतलब समझ रहे हो, यहां पर सरकार पेंशन बंद करना चाह रही है लेकिन अपनी नहीं, सरकारी पेंशन। सरकार काम सारे करना चाह रही है लेकिन अपने ऊपर बिना खाताए बाकी सबकी पेंशन। तो माना कि पेंशन बुरी है, लेकिन पेंशन बुरी है, ठीक है, पेंशन से भार बढ़ता है, पेंशन से भार बढ़ेगा, सरकार का भार बढ़ेगा, बजट, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए चुनाव हो गया, तो चुनाव में क्या है, पार्टियां क्या लोग भगवान लालच देती हैं और उसमें बोलती है बिजली ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। तो ध्यान रखो, फ्री की चीज बहुत ज्यादा नुकसान होती है, फ्री की चीज कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर फ्री की चीज आप लेंगे तो आप सब लोग जिगजैग पे बैठे हुए, इधर से उठोगे ना तो बेटा उधर गिरा दिए जाओगे, बटन तो दोनों तरफ पड़ेगा ना। अब चाहे इस हाथ से ले लो चाहे इस हाथ से दे दो, बात बराबर है, आपसे पैसा वसूल लिया जाएगा। हाल तत्काल में तो आपको लगेगा चलो भाई साहब बिजली का बिल माफ हो गया, लेकिन राहत हो गई, लेकिन अगले ही पल बिजली के जब दाम बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर भी तो रहेगा ना, 5 साल तो रहना ही रहना है, यही लोकतंत्र है।
तो इसीलिए कोशिश करो कि जितने भी लोग वहां लालच मिलते हैं आपको पार्टियों के द्वारा, किसी और पर्सन के द्वारा, वो बड़े घातक होते हैं। फ्री की चीज हमेशा नुकसानदायक होती है। तो कोशिश करो कि इन सब चीजों से दूर रहो, लोग लुभावन लालचों से बिल्कुल दूर रहो। अगर ऐसा कोई नेता अभिनेता कुछ भी कहता है तो समझना है क्या करना है, ठीक है। तो बस यही चीज होती है कि बहुत सारी चीजें कहां जा रही हैं पेंशन में। अब पेंशन सरकारी कर्मचारियों की बंद हो रही है, लेकिन किसकी बंद नहीं हो रही है, समझो। अगर शुरुआत करनी है तो आपको अपनी शुरुआत करनी है, अपने शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अपनों में क्या है कि आप समझ लो किसी भी नेता है अगर 2 बार जीतता है तो उसको 2 बार पेंशन मिल रही है, तो ये क्या है। तो पेंशन अगर बंद करना है तो आपको ऊपरी तबके से लेकर चलना पड़ेगा, गरीब ही इसमें क्यों मारा जाए। तो समझो इस चीज को कि पेंशन जो है ना, पेंशन, तो पेंशन का पैसा किसमें आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सब्सिडी। अब सब्सिडी दी जा रही है सब्सिडी अच्छी बात है, किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से। तो सब्सिडी दी जा रही है, स्कीम्स में पैसा खर्च हो रहा है, स्कीम्स में पैसा खर्च हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, इतना फायदा नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है। अगला है कि सैलरीज, अब सैलरीज वगैरह में पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो सरकार बहुत सारी योजनाएं ऐसी लेकर आ रही है, जैसे आपको अभी लेटेस्ट में डिफेंस में अग्निवीर वगैरह, कि भाई साहब छोड़ो सब लोग आओ, क्योंकि रोजगार भी सबको मिलना जरूरी है, सारी जाने जरूरी है। कैसे लाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सबको तो नहीं सरकारी तबके में डाल सकते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, अब यहां से एक चीज समझ जाओ कि ये सारी चीजों का भार हमारे ऊपर कितना है। मतलब घर के, हम अगर घर का देखें तो घर में अगर हम 45 रुपए कमा रहे हैं तो 35 रुपए हम केवल अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। घर क्या बनाएंगे हम, मतलब हम फ्यूचर के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये 35 रुपए है। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा है आपका शॉर्ट में। देखो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, इसको समझ जाना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें आपको लौट के कुछ नहीं मिलना है, मतलब लौट के उस पैसे का यूज नहीं होना। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए में आपने 90,000 रुपए घर में लगा दिए, घर बना लिया, टाइल्स लगा दिए, पत्थर लगा दिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो 90 लाख रुपए आपको कमा के दे सकता है? नहीं। तो यही है कि वो पैसा आपका खत्म हो गया, वो पैसा आपका लग गया, अब उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है। वो पत्थर है, एक दिन झटक जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि उस पैसे का हमारा कोई यूज नहीं है, उससे हमें कुछ नहीं मिलना है। तो मैंने बहुत कोशिश करी है कि शॉर्ट में समझाने के लिए। तो रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने कितना किया है, तो यहां पर सरकार करने वाली कैपिटल में आपका 13.7 लाख करोड़। अब अंतर देख लो। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जिसमें लोगों को फायदा मिले, वो पैसा आपको बना के देगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि पैसा आपका आना है, चाहे आपका प्रोजेक्ट से आना है, नदी पुल बनने हैं, पहाड़ों पर पुल बनने हैं, तो जितनी भी सारी चीजें हैं वहां से आपका पैसा आना है। विनिर्माण क्षेत्र में पैसा लगना है, तो जिससे क्या होगा, रोजगार भी उत्पन्न होंगे। जितना ज्यादा देखो, किसी भी देश का जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो देश उतनी ही तेजी से और उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। वहां पर रोजगार की कोई समस्या नहीं रहेगी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी, समझे। तो अब बताओ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना जरूरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इकोनॉमी की भाषा को मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया जाए। तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी आएगा तो आप समझ जाएंगे, और व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो समझ जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा बहुत कम लग रहा है वैसे, लेकिन और ज्यादा लगना चाहिए। उम्मीद है कि और ज्यादा लगना चाहिए, सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अब सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रही है, तो ठीक है, सरकार कोशिश कर रही है पेंशन खत्म करो, लेकिन ऊपरी तबके से खत्म करो। तो यहाँ पर गरीबों को भी थोड़ा जीने का हक मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको खत्म करना है तो जितने भी नेता मंत्री वगैरह हैं उनकी भी खत्म करें, तब तो बात बराबरी की होती है। तो ठीक है, समझ गए इस चीज को कि सरकार टैक्स का पैसा कलेक्ट करेगी, बोरो कितना करेगी, खर्चा कहां पर करेगी, कहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये सारी मैंने पॉइंट समझा दिए। अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि चलो ठीक है, ये सब तो बात हो गई। अब कि पैसा जाएगा कहां कहां। अब पैसा, अब रेवेन्यू और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका पैसा किन किन क्षेत्रों में कितना कितना जाएगा, अब ये देख लेते हैं हम। तो चलिए जल्दी डालते हैं कि पैसा जाएगा कहां, आपका पैसा जाएगा कहां। तो शॉर्ट में समझो इस चीज को, पूरा मैंने शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया है। अब कोशिश तो पूरी है, लेकिन समझ में आ जाए तो बात अलग है। तो पैसा कहां कहां जाएगा, तो देखते हैं। पहला आपका पेंशन। अब 100 में से पेंशन में कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 4 रुपया। अब पेंशन केवल सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलती, अब तो बंद नहीं हो रही है। तो पेंशन में जाएगा आपका 4%, 4 रुपया, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब जो सेंट्रल की भागीदारी स्कीमों में, वो है आपका 9%। अगला है सब्सिडी, सब्सिडी में जाएगा आपका 7%। अगला है आपका डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में आपका जाएगा 8%। अगला है आपका सेंट्रल स्कीम, अब जो केंद्र की योजना है उसमें जाएगा आपका 17%। अगला है आपका फाइनेंस,
फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन में पैसा जाएगा और अदर ट्रांसफर में 9%। अब आपका है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इसमें आपका जाएगा लगभग 18%। कितना जाएगा? 18%। हाँ, 18% जाएगा। अगला है अदर एक्सपेंडिचर, इसमें आपका जाएगा 8%। तो सरकार ने पूरा का पूरा ब्यौरा बताया है कि पैसा आएगा और पैसा हम खर्च करने वाले हैं। अब पैसा आएगा, पैसा हम खर्च करने वाले हैं, तो कहाँ खर्च करने वाले हैं? तो पैसा हम यहाँ खर्च करने वाले हैं। तो पेंशन में हम 4% देने वाले हैं। सेंट्रल की जो स्कीम है, मतलब सेंट्रल जिन स्कीमों में भागीदार है उसमें 9% हम देने वाले हैं। सब्सिडी में हम देंगे 7%, ठीक है, 7 रुपया। डिफेंस के सेक्टर में हम 8 रुपया खर्च करेंगे। सेंट्रल स्कीम जो केवल केंद्र की स्कीमें हैं उसमें हम 17 रुपए खर्च करेंगे। फाइनेंस कमीशन और अदर एक्सपेंडिचर के साथ हम 9% खर्च करेंगे। स्टेट शेयर और टैक्स एंड ड्यूटीज में हम खर्च करने वाले 18% और अदर एक्सपेंडिचर में हम 8%। तो ये भी ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, ध्यान रखना। तो सरकार ने बताया है कि हम पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, दोनों चीजें ध्यान रखना। तो हमने दोनों चीजें बता दी हैं, अब बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं तो समझ जाओ, ठीक है। नोट डाउन करो उसको, जिसको लिखना हो तो लिख लेना, पॉज करके वीडियो। आगे बात करते हैं। अगला क्या कहते हैं, देखो अब प्रमुख मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय में सरकार ने पैसे आवंटित किए। तो मंत्रालय को आवंटित रकम, ठीक है। तो जो पैसा है, किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया, तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय है उसको मैं लेके आया हूं। तो देख लेना, इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला है आपका रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा किया गया, और सारा पैसा किसमें है, ये लाख करोड़ में है, ठीक है, लाख करोड़। कोई यहाँ पर चिल्लर की बात नहीं हो रही है, लाख करोड़ में है ये। तो रक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया है, 5.94 लाख करोड़। तो इसको ध्यान रखना, मैं फिर से 5 बना देता हूँ, सही। तो 5.94 लाख करोड़ रुपए किसको, रक्षा मंत्रालय को। दूसरा है आपका सड़क और परिवहन, इस मंत्रालय को दिया गया है आपका 2.7 लाख करोड़। तो मैं लाख करोड़ नहीं लिखूंगा, सीधे से लिख दूंगा, ठीक है। रेल मंत्रालय को कितना दिया गया है, यह आपका दिया गया 2.41 लाख करोड़, ठीक है। आगे है उपभोक्ता मंत्रालय को कितना दिया गया है, यह है आपका 2.06 लाख करोड़, ठीक है। अगला है गृह मंत्रालय को कितना दिया गया है, तो यह है आपका 1.96 लाख करोड़। अगला आपका है ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है उसको कितना दिया गया है, 1.60, ठीक है, 1.60 लाख करोड़, ठीक है, ग्रामीण विकास को। अगला आपका रसायन मंत्रालय को कितना दिया गया है, तो रसायन मंत्रालय को दिया गया है 1.78 लाख करोड़। अगला मंत्रालय आता है आपका कृषि और पशुपालन मंत्रालय है, इसको दिया गया आपका 1.25 लाख करोड़। पूरा एकदम डीपली खरा तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में। संचार मंत्रालय को कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया है 1.23 लाख करोड़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये मंत्रालय जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेके आया हूं, जो मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना मैंने देखा एग्जामों को, तो उसके हिसाब से ये जो मंत्रालय है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन मंत्रालयों को आपको ध्यान रखना है कि कितना किस मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज ले लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने को बाकी है, ठीक है। चलिए रफ करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब मंत्रालय को तो हो गया कि मंत्रालय को कितना रुपए दिया गया है, तो मंत्रालयों को कितना रुपए मिला है। अब है सरकार की कुछ योजनाएं, तो कुछ योजनाएं जो प्रमुख योजनाएं हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो योजनाओं को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो योजनाओं को आवंटन, तो कौन सी योजना को कितना रुपए आवंटित किया गया है। तो पहला ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन को कितना किया गया है, 70,000 करोड़, इसको ध्यान रखना, 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर के लिए, पूर्वोत्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार के लिए कितना रुपए आवंटित किया गया है, यह आपका 2,491 करोड़। तीसरा है आपका फेम स्कीम। देखो फेम स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, फेम स्कीम के लिए 5,172 करोड़। अब फेम स्कीम में क्या है, ये देखो सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़े। अब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मतलब है कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज कम करें, हम तेल का यूज कम करें, जिससे क्या होगी, हमारा पैसा बचे। अब जब पैसा बचेगा तो हम किस में डाल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो पैसा बचाना है, पैसा आधा तो तेल आपूर्ति में खत्म हो जाता है, इतनी बड़ी मात्रा में भारत में तेल की आपूर्ति होती है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि हम फेम स्कीम के तहत किसको बनाएं, हम इलेक्ट्रिक वाहन बनाएं। तो फेम स्कीम किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक वाहन से। तो R&D करने के लिए और फेम स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है।
कि और आवंटन कितना किया 5172 करोड़ रुपए कि इसमें क्या हो R&D हो और क्या हो किसी भी तरीके से हर एक तरीके से सबको हिस्सा मिले इसमें रिसर्च का डेवलपमेंट का और जो मोटर व्हीकल है इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल है उनको बढ़ावा मिल सके जिससे हम क्या करें जिससे हम प्रॉपर जो हमारा खर्चा हो रहा है तेल में कोयले वगैरह में जितने में और दूसरा क्या है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखना फिल्म स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए। ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए क्या क्या है 5493 करोड़। ये जो ट्राइबल लोग हैं ट्राइबल जो लोग हैं वो जो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हुए हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो सुविधाएं मुहैया करानी है वो एकलव्य मॉडल स्कूल के तहत मुहैया कराई जाती है। पीएम आवास योजना के तहत कितना किया गया 79,000 89,000 करोड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला पॉइंट है आपका फार्मा। देखो फार्मा के क्षेत्र में भारत ने क्रांति वैसे भी लिख रखी है 1250 करोड़। ठीक है, तो फार्मा सेक्टर में दवाइयों के सेक्टर में आपका R&D करने के लिए हर एक इंसान की तक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर एक इंसान की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर एक इंसान के लिए मतलब किसी भी तरीके से फार्मा में क्या हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो और फार्मा सेक्टर आगे बढ़े इसके लिए क्या किया गया 1250 करोड़ का आवंटित किया गया सरकार के द्वारा। अगली स्कीम आती है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा में कितना किया गया है तो 61,032 करोड़। अब एक चीज ध्यान रखना है कि मैं मनरेगा का बता रहा हूं इसमें कटौती कितनी की गई है तो इसमें लगभग 30% की कटौती की गई है। अब ये भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बजट पारित हो गया है। अब क्या होगा आप टीवी डिबेट पे जाके देखिए अब बहस होना शुरू हो जाएगी कि मनरेगा में क्यों इतनी कटौती की गई है। ठीक है, सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है मतलब अब सरकार ने कटौती कर दी है ये जो दिख रहा है ना कटौती वर्ड अब ये कई दिनों तक डिबेट का टॉपिक बना रहेगा। जाके देखो टीवी खोल के देख लो अगर कहीं बजट पर बहस हो रही तो मनरेगा की चर्चा जरूर हो रही होगी। ठीक है, तो मैं भी बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं मनरेगा में क्या है 30% कटौती हो गई तो 61,032 करोड़ रुपए इसके लिए पारित किया गया है। अगला है आपका NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए कितना किया गया है तो 1.62 लाख करोड़। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि अब इसमें क्या हुआ बढ़ोतरी कमी हुई है तो 28,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। तो देखो हाईवे की अगर बात करते हैं तो हाईवे क्या होती है ट्रांसपोर्ट की मेन रीढ़ होती है। तो हाईवे बनाने के लिए सरकार ने 28,000 करोड़ बढ़ाकर NHAI के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जिनको आवंटित किए गए रुपए की रकम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने इतने एग्जामों को देखा है मैंने सारी जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये लेके आया हूँ। तो ध्यान रखो इन सारी चीजों को नोट करो। आगे हम बढ़ते हैं जल्दी से लंबा सेशन हो रहा है तो इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा खत्म करते हैं फिर इसको। तो हम बजट दो हिस्सों में पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा क्योंकि मैं पूरा बेसिक से आपको डीपली बता रहा हूँ इस चीज। तो चलिए अगला स्कीम आ जाती है आपकी ग्रीन ग्रोथ को लेकर ग्रीन ग्रोथ। अब इस बार बजट में सरकार ने ग्रीन ग्रोथ को लेकर बहुत ज्यादा क्या किया है बहुत ज्यादा फोकस किया है ग्रीन ग्रोथ को लेकर कि किसी भी तरीके से कोई भी इकोनॉमी हो आपको कुछ करना है तो आप क्या करना है ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य रहा है कि किसी भी तरीके से हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है हमें फॉसल फ्यूल के ऊपर निर्भरता को कम करना है और हमें किस पर जाना है सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना है जिससे देश का जो लक्ष्य है देश ने जो लक्ष्य तय किया है कार्बन जीरो नेट एमिशन का 2017 में उसकी हम पूर्ति कर सके। तो सरकार उसी तरफ अग्रसर है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि हम किसी तरीके से ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें या हम ग्रीन ग्रोथ की तरफ। तो इसमें इसके तहत सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई जिसको देखते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है इसमें सारी डीपली तो पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, तो सरकार ने पीएम प्रणाम चलाया है। अब पीएम प्रणाम योजना में क्या है जो कृषि है तो कृषि में केमिकल का यूज होता है का यूज कम करना। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में जो केमिकल का यूज होता है उसको कम करना है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दो और राज्यों को इंसेंटिव देना। तो ये आ गया आपका पीएम प्रणाम योजना। तो एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस बार लॉन्च की गई। तो पीएम प्रणाम योजना का मतलब क्या है कि सरकार बोल रही है कि जो खेती है जो कृषि है उसमें क्या करें कि आप कम से कम केमिकल्स का यूज करें जिससे कि क्या हो पौष्टिक आहार मिल सके। आजकल तो क्या है ना कि किसी भी फसल में देख लो इतना ज्यादा दवाई रहती है कि आदमी को पौष्टिक की जगह कुपोषण का शिकार और हो जाता है। मतलब ये समझ लो कि पोषक तत्व मिलने की जगह क्या होता है उसको कई बीमारियां लग जाती हैं क्योंकि इतनी ज्यादा केमिकल का यूज हो रहा है। तो ज्यादा उत्पादन के लिए किसान क्या कर रहा है कि ज्यादा केमिकल का यूज कर रहा है और सरकार इस चीज को क्या कर रही है सरकार ने बोला है कि इसको कम करें। आप क्या करें नेचुरल फार्मिंग करने की कोशिश करें। तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दें और राज्यों को इसके लिए इंसेंटिव दिया जाएगा मतलब उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जो खेती करने वाले किसान हैं उन तक ये बात पहुंचाएं। आपको इसके तहत इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये काफी सरकार का द्वारा उठाया हुआ बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगला पॉइंट देखते हैं अगला कदम क्या है इसके लिए। तो ये है आपका 500
500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगेंगे। ठीक है, ये सरकार ने बहुत अच्छा किया। 500, ध्यान रखना कितनी मात्रा में, तो 500 की मात्रा में वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगने वाले हैं। किस योजना के तहत है, तो ये गोवर्धन योजना तो प्लांट लगेंगे कितने, 500 नए प्लांट लगाना है। जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, रिसाइकिल करना, उसको वेल्थ में बदल देना। ठीक है, वो रिसाइकिल करके पैसों में बदल देना। तो सरकार का ये भी कदम है कि 500 जो नए प्लांट है उनको बनाना। किस योजना के तहत बनाया जाएगा, तो गोवर्धन योजना। मैं बता रहा हूँ 100% एग्जाम पूछे जाएंगे। गोवर्धन योजना हो गया, पीएम प्रणाम योजना होगी। अगला पॉइंट निकल के आता है यहाँ पर आपका मिस्टी योजना। ठीक है, अब मिस्टी में क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमी। सरकार ने सस्टेनेबल इकोनॉमी पे जोर दिया है। अब मिस्टी योजना में क्या डाला है इन लोगों ने बोला है कि आप मैंग्रोव का यूटिलाइजेशन, कि हम मैंग्रोव से क्या फायदे उठा सकते हैं। तो मैंग्रोव का हम किस प्रकार से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे कि ये सस्टेनेबल इकोनॉमी, जो धारणीय विकास की अवधारणा है, उसमें जो अर्थव्यवस्था, धारणीय अर्थव्यवस्था है, उसके विकास में हमें क्या करें, महत्वपूर्ण मतलब हमारे लिए बन सके। तो यहाँ पर मिस्टी योजना किससे संबंधित है, तो ये आपकी है मैंग्रोव। तो मैंग्रोव को हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि हम इसको सस्टेनेबल इकोनॉमी बना सकें। ठीक है, अगला आपके पास आ जाता है, अगला पॉइंट जो सरकार ने किया है वो है आपका क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अब क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है, तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत डिजीज फ्री क्वालिटी मटेरियल। देखो, अब सरकार ने बोला है कि हमें ऐसे पौधों का निर्माण करना है ऐसे। तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम का मतलब है कि जो पौधे हैं उनको बीमारियों से फ्री करना है। बीमारियों से फ्री कैसे करना है, कि उसमें जैविक बायो खाद वगैरह का यूज करना है। बायो मतलब दवाओं का यूज क्या है कि सरकार इस तरीके से मतलब प्रोग्राम चलाई है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम उन्होंने बनाया है कि डिजीज फ्री क्वालिटी मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल बनाना है जिससे कि बीमारी खत्म हो जाए पौधों से और पौधे स्वस्थ हो जाएं। तो इसके लिए भी उन्होंने कितना आवंटन कर रखा है, 2200 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन कर रखा है। हर एक माइनर पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो, पीएम प्रणाम योजना हो गया, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट हो गए, मिस्टी योजना हो गई, ठीक है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम हो गया, और एक और आपकी यहाँ पर बस्ती है जिसको हम बोलते हैं अमृत धरोहर। अब अमृत धरोहर योजना किससे इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी वेटलैंड से, वेटलैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पॉइंट पढ़े कि मिस्टी योजना किससे है, मैंग्रोव यूटिलाइजेशन, और अमृत धरोहर योजना किससे है, जो आर्द्र भूमि। अच्छा, आर्द्र भूमि स्थल क्या होते हैं, जहां पर दलदली एरिया होती है, वहां पर आप देखेंगे बहुत प्रकार की वनस्पति होती है, उसी क्षेत्र में बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं और बहुत प्रकार के वहां पर पौधे पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हैबिटेशन होता है नॉर्मल लैंड की अपेक्षा वेटलैंड में हैबिटेशन ज्यादा होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सरकार बोली कि वेटलैंड का हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके। तो इनका बोलना है कि इसका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और इनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। तो मिस्टी योजना में मैंग्रोव यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अमृत धरोहर में ये लोग वेटलैंड आर्द्र भूमि की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, डिजीज फ्री प्लांट क्वालिटी मटेरियल बनाना है, 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाने हैं, पीएम प्रणाम योजना। तो काफी लंबा सेशन हो रहा है। तो ये हमारा पार्ट 1। अगले में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट बचे हुए हैं, अभी मतलब आधा ही खत्म हुआ है। तो हमारा पूरा प्रयास है, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं 99% तो कहीं से भी अलग न जाए। बाकी मैंने जितनी भी चीजें हैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। तो इसी तरीके से अब जो कुछ बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। लगातार मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो, 2023 में एकदम क्रांति लाना है। ठीक है, तो बजट ऐसे ही पढ़ते रहो, एक बार पढ़ो भूलोगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।